20 दिसंबर को एक नौजवान कपल अपनी पहली डेट पर निकला था। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में जो थे 16 साल की लड़की बेटी जेनसन नाम की और 17 साल का लड़का डेविड फैराडे था। दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक अनजान आदमी उनका पीछा कर रहा है। वो अभी लेक हरमन के पास रुके ही थे कि पीछे से एक अजनबी गाड़ी आई, जिसमें से बैठा हुआ शख्स बोला कि गाड़ी से उतर जाओ। जब उन्होंने मना किया तो उस शख्स ने गाड़ी के पिछले वाले व्हील पर एक फायर कर दिया। डर के मारे डेविड और बेटी फौरन गाड़ी से निकलकर भागे, जिस पर उस शख्स ने उन दोनों को गोली मारी। डेविड के सर पर तो बेटी के 5 गोलियां उसकी पीठ पर लगी थी। इस सीन के बाद वो शख्स फौरन मौके से फरार हो गया। यही वो दिल दहलाने वाला वाकया था जिसने एक सीरियल किलर की तलाश शुरुआत की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ोडिएक किलर की। फैक्ट्स एंड फियर के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। ज़ोडिएक किलर 20वीं सदी का सबसे डरावना सीरियल किलर है। 60s और 70s के बीच में उसने खौफनाक हमलों में पूरे सैन फ्रांसिस्को में आतंक मचा रखा था। वह अखबारों और पुलिस वालों को लेटर भी भेजा करता था और फक्र से अपने कत्ल की जिम्मेदारी लिया करता था। उन मर्डर्स को सुलझाने के लिए पहेलियां भी भेजा करता था। तो चलिए फिर से क्राइम की दुनिया के एक खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। अपने पहले 2 मर्डर करने के बाद वो 6 महीने तक चुप बैठा रहा, लेकिन फिर दोबारा इस सिलसिले की शुरुआत हुई एक दूसरे मर्डर केस के साथ। 4 जुलाई 1969 यह अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे मनाने का दिन था। 18 साल के डार्लिन फेरल और 16 साल का माइकल फैजल फायरवर्क्स का सामान लेने के लिए गाड़ी में निकले थे। उन्होंने नोटिस किया कि कोई अजनबी गाड़ी उनका पीछा कर रही है। गाड़ी को धोखा देने के लिए वह रॉक स्प्रिंग पार्क की पार्किंग में वो टर्न हो गए। इन पीछा करता अजनबी भी उनके पीछे ही पार्किंग में आ गया। पहले तो उसने अपनी गाड़ी उनके बराबर में लगाई, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ी रिवर्स करके चला गया। देखते हुए डार्लिन और माइकल ने एक चैन की सांस ली, पर यह चैन सिर्फ कुछ ही लम्हों का मेहमान था। अजनबी गाड़ी दोबारा से आई और इस बार उसने गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करके पीछे ही पार्क हो गई। उसमें से एक शख्स निकला जिसके हाथ में एक पावरफुल फ्लैशलाइट थी, जो उसने डार्लिन और माइक के मुंह पे मारी। शुरुआत में उनको लगा कि कोई पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इसके साथ ही उस शख्स ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। उसके बाद वो फौरन गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। डार्लिन की तो मौके पे ही मौत हो गई, पर माइक जख्मी हालात में जिंदा बच गया। कुछ देर बाद पास मौजूद 3 बच्चों ने पुलिस वालों को बुला लिया। माइकल ने कातिल का चेहरा देख लिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने बाद में कातिल का स्केच बनवा लिया। इस वाकये की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दिन कत्ल के बाद रात के 12:40 पर वैलेओ पुलिस डिपार्टमेंट को एक अजनबी शख्स की कॉल आती है, जो वह किसी फ़ोन बूथ से कर रहा था, पर उसने कुछ बोलने से पहले ही फ़ोन काट दिया था। यह ज़ोडिएक किलर की तरफ से पुलिस को की गई पहली कॉल थी। करीब 1 महीने के बाद 1 अगस्त ज़ोडिएक किलर ने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर लिखा। उसमें उसने ब्लू रॉक और हरमन लेक पे जो भी मर्डर्स हुए थे उसकी जिम्मेदारी कबूल ली, और अपनी बात साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जो सिर्फ पुलिस वालों की पता थी, जैसे कि बुलेट कौन सी फायर की गई थी, कितनी गोलियां लगी थी, विक्टिम्स ने कौन से कपड़े पहन रखे थे। लेटर के साथ ज़ोडिएक किलर ने एक कोडेड मैसेज भी भेजा हुआ था, और उसने ये डिमांड की थी ये कोडेड मैसेज अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना वह कत्लेआम करेगा। यह कोडेड साइफर
इंटेलिजेंस को डिकोडिंग के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल यह साइफर क्रैक न हो सका था। अगले दिन न्यूज़पेपर में साइफर पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले कपल्स ने इस कोडिंग लैंग्वेज को क्रैक कर लिया था। उसमें लिखा था, I like killing because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. साइफर यानी कोडिंग लैंग्वेज में जो लेटर थे उनमें उसने मेंशन किया हुआ था कि आफ्टर लाइफ में वो बिलीव करता है और जिन लोगों को मार रहा है वो मरने के बाद वाली ज़िंदगी में उसके गुलाम बनेंगे। न्यूज़पेपर को लिखे लेटर्स के बाद 2 महीने तक खामोशी रही, पर ज़ोडिएक किलर फिर एक बार नए केस के साथ अवतरित हुआ। 7 सितंबर 1969 में एक कॉलेज कपल पिकनिक मनाने बैरिएसा लेक के किनारे पर पहुंचे। ब्रायन हार्ट और सिसिलिया शेफर्ड। उन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी करीब आते जा रहा है। उसने काला हुड पहन रखा था जिसके ऊपर ज़ोडिएक का सिंबल बना हुआ था। करीब आते ही ज़ोडिएक ने अपनी गन निकाली और कपल से पैसे और गाड़ी की चाबियां मांगी। ब्रायन के पास उस वक्त सिर्फ 75 सेंट्स थे जो उसने गाड़ी के चाबी के साथ उसको दे दी। इतने में उसने ब्रायन को गाड़ी की चाबी वापस की और बंदूक के जोर पर उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। फिर उसने अपना चाकू निकाला और दोनों पर कई वार किए। यह सोचते हुए कि दोनों मर गए हैं, ज़ोडिएक किलर वापस अपनी गाड़ी की तरफ गया और कपल की गाड़ी पर एक मैसेज लिखकर वहाँ से फरार हो गया। उस मैसेज में जगह का नाम, डेट, टाइम और हथियार का नाम लिखा था जिससे उसने उनको मारा था। पास ही मौजूद एक मछुआरे को कपल जब जख्मी हालात में मिले तब तक उनकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सिसिलिया की तब तक मौत हो चुकी थी, जबकि ब्रायन बच गया था, जिसने पुलिस को वाकये के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। अपने पिछले कत्ल की तरह ज़ोडिएक ने उस दिन रात को 7:40 पर पुलिस को फ़ोन किया और मर्डर की सारी डिटेल्स बता दी। यहाँ पुलिस वालों ने ज़ोडिएक के मर्डर केसेस में कुछ पैटर्न्स ढूंढ निकाले थे, जैसे कि नंबर 1, वह सिर्फ जवान कपल्स को ही टारगेट करता था। दूसरा ये था कि उसके हमले वीकेंड्स में होते थे या फिर वीकेंड्स के करीबन होते थे। और तीसरा ये था कि वो रात में हमला करता था या फिर शाम के वक्त जब हल्की हल्की रोशनी होती थी। चौथा, वो जो भी मर्डर करता था उसे फ़क्र से एक्सेप्ट कर लेता था, जैसे अथॉरिटीज़ को वो चैलेंज कर रहा हो। पांचवा, ज़्यादातर मर्डर वही किए जाते थे जो जाने माने डेटिंग पॉइंट्स थे। छठा, ज़्यादातर मर्डर गाड़ियों में किए जाते थे। और आखिरी और सातवां पैटर्न ये था कि ज़्यादातर मर्डर पानी के करीब होते थे। इन 7 पैटर्न से ये जाहिर होता था कि शायद ज़ोडिएक को मोहब्बत से या फिर लड़कियों से नफरत थी, क्योंकि पिछले 3 में से 2 हमलों में लड़के बच गए थे और लड़कियां मारी गई थी। हालांकि पुलिस को इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था कि ज़ोडिएक का अगला टारगेट इस पैटर्न को तोड़ने वाला है। पिछले मर्डर से सिर्फ 2 हफ्ते बाद यानी 11 अक्टूबर ज़ोडिएक ने पॉल स्टेन नाम के कैब ड्राइवर को रात के 9:30 बजे रोका और उसे प्रेसिडियो हाइट्स के मैपल स्ट्रीट जाने को कहा। जब ड्राइवर अपनी मंजिल पर पहुंचा तो ज़ोडिएक ने तो पहले गाड़ी रुकने का इंतज़ार किया और फिर पॉल स्टेन को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। उसके बाद ज़ोडिएक उतरकर पैसेंजर सीट पर बैठा और पॉल की शर्ट का एक पीस काट कर अपने साथ ले गया। इस मर्डर के दौरान पास मौजूद बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से 2 बच्चे यह सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने ज़ोडिएक का हुलिया बताते वक्त उसका रंग ब्लैक बताया। उसी एरिया में एक पुलिस कार पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी। उन्होंने फौरन मैपल स्ट्रीट का रुख किया
और रास्ते में उनका टकराव ज़ोडिएक से हुआ, जो हल्की धुंध के बीच पैदल चल रहा था। अब क्योंकि पुलिस किसी ब्लैक इंसान को ढूंढ रही थी, इस वजह से उनका ज़ोडिएक पर ज़्यादा शक नहीं किया, क्योंकि ये ब्लैक नहीं था। पुलिस ने ज़ोडिएक से रुककर पूछा ज़रूर, क्या उसने इस एरिया में कुछ अजीब सा देखा है? तो आगे से ज़ोडिएक ने बताया कि अगली गली में एक शख्स गन लहराते हुए गया हुआ है। तो लिहाजा पुलिस जल्दबाजी में उसी डायरेक्शन में चली गई। हालांकि पुलिस अफसर्स अगर उतरकर ज़ोडिएक को देखते तो उसके जैकेट पर खून के धब्बे नज़र आते। ज़ोडिएक एक बार फिर पुलिस की चंगुल से भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन पुलिस को पॉल स्टेन की गाड़ी में ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। कुछ दिनों के बाद ज़ोडिएक ने न्यूज़पेपर्स को दोबारा से एक लेटर लिखे और पॉल स्टीन की हत्या का सारा किस्सा हूबहू बता दिया। साथ में सबूत के लिए पॉल स्टीन की शर्ट का एक पीस भी भेजा। इस बार उसने स्कूल बस पर हमला करने की धमकी दी थी। इस धमकी से पूरा एरिया खौफ में आ गया था। पुलिस ने अगले कई हफ्तों तक सारी स्कूल बस का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन स्कूल बस पर कभी कोई हमला नहीं हुआ। जिन बच्चों ने ज़ोडिएक को देखा हुआ था, उनकी मदद से ज़ोडिएक का एक नया फ्रेश स्केच बनवाकर तमाम टैक्सी ड्राइवर के बीच में फैला दिया गया। पर इस बार ज़ोडिएक एक नए तरीके से मैदान में उतरा। टैक्सी ड्राइवर को मारने के ठीक 10 दिन बाद 22 अक्टूबर को ज़ोडिएक ने ओकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन किया और कहा कि वह मेल्विन बेली, जो कि उस वक्त का जाना माना वकील था, उनसे टीवी शो में बात करना चाहता है। ये चैनल 7 का टॉक शो था, जो उस वक्त से पहले ही शुरू हो गया था। कुछ देर वेट करने के बाद ज़ोडिएक ने कॉल किया, लेकिन फ़ोन काट दिया। जब अगली बार उसने फ़ोन किया तो कुछ टाइम ज़्यादा बात चली। इस कॉल में ज़ोडिएक ने अपना नाम सैम बताया। पूरे शो के दौरान 35 बार कॉल्स किए, जिनमें से सिर्फ 12 ही ऑन एयर हुई। कॉल्स के दौरान वकील ने कुछ सवालात किए, जिन पर सैम यानी ज़ोडिएक ने उल्टे सीधे ही जवाब दिए। बाद में मालूम पड़ा ज़ोडिएक ने वो कॉल किए ही नहीं थे, क्योंकि जिन लोगों ने ज़ोडिएक की असल आवाज़ सुनी थी, उन सबका यही कहना था कि ज़ोडिएक की आवाज़ नहीं है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि ये कॉल नेपा स्टेट हॉस्पिटल से किसी मेंटल पेशेंट ने की थी। टीवी शो ड्रामा के चंद हफ्तों बाद न्यूज़पेपर्स को ज़ोडिएक की तरफ से 2 और लेटर्स रिसीव हुए। इन लेटर्स के बीच में एनकोडेड साइफर भी था, जिनको उसे न्यूज़पेपर पे पब्लिश करवाना था। पहला साइफर जो उसने भेजा हुआ था वो 1-2 दिन में ही क्रैक हो गया था, पर इस बार वाला ज़्यादा मुश्किल था और अगले 50 सालों तक डिकोड नहीं हो पाया। चंद साल पहले यानी कि 2020 में 3 कोड ब्रेकर्स इंजीनियर्स ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इस साइफर को डिकोड किया। इस साइफर में ज़ोडिएक ने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं था और ना ही कुछ इम्पोर्टेंट सा क्लू दिया था, बल्कि उसने ये ज़रूर लिखा था कि टीवी शो में उसने कॉल नहीं किया था। जबकि साइफर के साथ जो लेटर उसने न्यूज़पेपर एडिटर के नाम पे लिखे थे, उसमें पुलिस वालों को आखिरकार एक क्लू मिला। वो इस बार पुलिस को धमकी दे रहा था कि उसने एक बॉम्ब बना लिया है, जो कि उसके बेसमेंट में पड़ा है। कई पेजेस के इस लेटर में सिर्फ यही एक काम की चीज़ थी। अगर वो वाकई में सच बोल रहा था तो इसका मतलब हुआ कि ज़ोडिएक किसी अपार्टमेंट में नहीं बल्कि किसी घर में रहता है जिसमें बेसमेंट हो। उस वक्त तक वो बेसमेंट बे एरिया में इतना कॉमन नहीं था, यानी कि ज़ोडिएक बे एरिया में नहीं रहता था। अपने घरों में बेसमेंट का बताकर शायद ज़ोडिएक ने एक बड़ी गलती कर दी थी। लेटर के 5 महीने बाद 22 मार्च 1970 को ज़ोडिएक ने हाईवे 132 पर कैथलीन जॉन्स नाम की औरत को किडनैप करने की कोशिश की, पर नसीब से वो जान छुड़ाकर भाग निकली। जबकि पुलिस ने कैथलीन को स्केच दिखाया तो उसने फौरन उसको पहचान लिया।
अगले 4 सालों तक कई लेटर और कई साइफर भेजता रहा। किसी में वो मर्डर की डिटेल बताता, किसी में मूवी के रिव्यू लिख देता। एक लेटर में उसने बम की लोकेशन भी बताई थी, लेकिन उस लोकेशन पे जब पुलिस पहुंची तब वहाँ पे कोई ना बॉम्ब मिला, ना ही कोई कभी धमाका हुआ। उसका आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को रिसीव हुआ, जिसमें उसने अपने मर्डर का स्कोर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, मी 37 SFPD 0, यानी मैंने 37 मर्डर किए हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 है। पर पुलिस को लगा कि वो ज़्यादा नंबर्स बता रहा है, जबकि उसके तरीके से किए जाने वाली मर्डर्स की तादाद सिर्फ 5 है। पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि CIA ज़ोडिएक के बिहेवियर और उसके कत्ल करने के तरीकों पर गहरी रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि ज़ोडिएक कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि मिलिट्री ग्रेड की नॉलेज रखता था। क्राइम सीन से मिलने जाने वाले फुटप्रिंट्स के जो जूते बताए जाते हैं वो भी विंग वॉकर हैं, जो कि नॉर्मली किसी मिलिट्री स्टोर पर मिलते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोलॉजी और साइफर का एक्सपीरियंस भी हो सकता है इसने मिलिट्री में रहते हुए हासिल किया था। अब क्योंकि पूरे अमेरिका में ज़ोडिएक किलर का खौफ था और उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिल रही थी, और इसके बीच कई लोगों ने अटेंशन पाने के लिए ज़ोडिएक किलर होने का झूठा दावा भी किया था, जिससे असल ज़ोडिएक की तलाश पुलिस के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। शुरुआत में पुलिस का शक आर्थर लेन नाम के शख्स पर गया। काफ़ी सारे सबूत आर्थर के खिलाफ जा रहे थे। एक तो ये कि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था, दूसरा उसके पास से एक घड़ी मिली थी जिस पर ज़ोडिएक लिखा हुआ था और उस पर लोगो भी बना हुआ था, लेकिन ना ही उसकी हैंड राइटिंग सेम थी और ना ही फिंगरप्रिंट्स ज़ोडिएक से मिल रहे थे। कई सालों तक पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो 1990 में मर गया। पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट जो था वो रिचर्ड गाइकोस नाम का एक शख्स था। क्योंकि उसका चेहरा ज़ोडिएक से मिलता था, पर इसके अलावा उसकी भी ना हैंड राइटिंग मिली, ना ही फिंगरप्रिंट्स मैच हुए। इसी तरह पुलिस ने टोटल 50 लोगों को शक के बिना पर उठाया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुजरिम नहीं था जिसकी सारी की सारी प्रोफाइल ज़ोडिएक से मैच करे। बेशक ये केस हद से ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन ज़ोडिएक किलर की असली जो पहचान थी जुर्म की दुनिया में आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर ज़ोडिएक था कौन और क्यों इसने इतने लोगों का मर्डर किया और उसका असली मकसद क्या था? उम्मीद है फैक्ट्स एंड फियर की ये वीडियो आप लोगों को भरपूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक ऐसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।